हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर को सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको हम पहले करते हैं और कुछ जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो इसका मतलब है वैसे फ्रैक्शंस जो कि सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। ये फ्रैक्शन है 4/8, दूसरा फ्रैक्शन है 5/10, तीसरा फ्रैक्शन है 6/12। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम डिफिनेशन जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब वो है कि वैसे फ्रैक्शन जो कि सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिनकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो जैसे 4/8 को क्या लिख सकते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ इसका, 2 बार में कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यानी कि जब हमने तीनों को सॉल्व किया तो हमारे तीनों का आंसर 1/2 आ गया। इसका अर्थ यह है कि ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी यानी 1/2 ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों की एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये तो हुआ हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसमें कुछ और भी बातें जाननी है। अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप इसका इक्विवेलेंट निकालिए, चाहे वह प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। प्रॉपर आप जानते हैं जिसके न्यूमरेटर छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर बड़े होते हैं। इम्प्रॉपर के डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, डिनोमिनेटर छोटे हुआ करते हैं, न्यूमरेटर बड़े हुआ करते हैं। तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसके इनफाइनेटली मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी अनगिनत है, गिनती नहीं है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। एक तो है कि जो दिया गया फ्रैक्शन है उसको सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, ऊपर नीचे दोनों को, जैसे 2 से किए, फिर 3 से किए, फिर 4 से, तो इक्विवेलेंट आते जाएगा। उसी तरह से आप उसे डिवाइड अगर कर देंगे सेम ही नंबर से तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये था इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। अभी हम यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो क्वेश्चन में यूज आएगा। फ्रैक्शन लिखना हम जानते हैं कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, ये न्यूमरेटर होते हैं, ये डिनोमिनेटर होता है, ये जो बीच का साइन है उसको बार कहा जाता है, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर मौजूद होता है वो ये बताता है कि हमारा जो होल है वो कितने इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है, और ऊपर वाला जो 3 है वो ये बताता है कि कितने भागों को हमने पूरे में से लिया है। द पार्ट दैट हैव बीन टेकन आउट, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट नीचे वाला बताता है, और द पार्ट्स दैट हैव बीन टेकन आउट वो ऊपर वाला बताता है। ये सब हम पहले सीख चुके हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोलता है और 3/4 है तो इसको हम 3/4 पढ़ते हैं। तो देखिए, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। सबसे पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहले तो फ्रैक्शन को लिखिए, क्या ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? तो पहले हम फ्रैक्शन को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नंबर से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये क्या है? यह सर्किल है। सर्किल कितने भागों में डिवाइडेड है? 2 भाग में। यानी टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कहाँ लिखाता है? तो डिनोमिनेटर में लिखाता है। तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए। और ध्यान दीजिए, फोटो में साफ दिख रहा है कि ये जो है इक्वल पार्ट्स ही हैं। इसमें से एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट खाली है, तो शेडेड वाले को मान के चलते हैं, या फिर अगर खाली पार्ट को भी लेंगे तब भी एक ही आएगा। तो कितने पार्ट को शेडिंग की गई है इसको रेफरेंस में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी कर रहे हैं। तो एक पार्ट शेड किया गया है तो 1/2। अगर 1/2 आपको सीधे लिख दिया जाए तो आपको क्या समझना है कि कोई होल चीज़ है, कोई पूरी चीज़ है जिसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है और जिसमें से एक पार्ट लिया जा रहा है, वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब इस दूसरे सर्किल को देखिए। दूसरे सर्किल में क्या है? इसे कितने भागों में बांटा गया है? कितने इक्वल भागों में बांटा गया है? तो 1 2 3 4। और इसमें से कितने पार्टों को रंग किया गया है? तो 2 भाग को रंग किया गया है। 2 भाग लिया जा रहा है तो
न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा। तीसरे सर्किल को देखिए, तीसरे सर्किल को कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल भागों में बांटा गया है। कितने भागों को रंगा गया है, तो 1 2 3, 3 भागों को रंगा गया है। इसका फ्रैक्शन देखिए, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट में ये सर्किल डिवाइडेड है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कितने भागों को रंग किया गया है, तो 1 2 3 4, 4 भागों को रंग किया गया है। अब इसमें देखना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। कैसे जानेंगे, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, तब जानेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक के अलावा और कोई फैक्टर ना बचे, यानी अब उसे जो है एक ही डिवाइड कर पाए और कोई डिवाइड नहीं कर पाए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो इसका एक तरीका क्या होता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसका हम लोग एक सिंपल तरीका निकालते हैं, वो ये है कि हम तो इसका टेबल जानते ही हैं, तो हम ही कटाना शुरू कर देते हैं, तो अंत में जाके जब कुछ नहीं बचता तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, 2/4 को कीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। तीसरा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, तो 1/2 हो गया। चौथा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, तो ये भी 1/2 हो गया। क्या ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 1/2 1/2 के बराबर हो गया, 1/2 1/2 के बराबर हो गया, 1/2 1/2 के बराबर हो गया, तो क्या यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब 1/2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारा जो पहला है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या पूछ रहा था, फ्रैक्शन लिखिए, फिर क्या पूछ रहा था, क्या सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो पहला वाला तो इक्विवेलेंट निकला। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे हम, इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये कुछ यूँ हो गया। अब सॉल्व करते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। बी नंबर में ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या कह सकते हैं, इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बॉक्सेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट रिप्रेजेंटिंग अ होल, यानी फ्रैक्शन एक भाग होता है जो कि किसी पूरे चीज़ का भाग बताता है, जो कि किसी होल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये होल यानी ये पूरी चीज़, होल का मतलब क्या, पूरा चीज़, या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे था सिंगल ऑब्जेक्ट था, एक ही सर्किल था, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसा कि यहाँ है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितने सारे सर्किल हो गए। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सर्किल देखिए सारे इक्वल है, 4 4 8 4 दिया 12, 12 सर्किल है। कितने को रंग किया गया है, तो 4 को रंग किया गया है, यानी 4 पार्ट हैव बीन टेकन आउट, बाकी तो वैसे ही है, तो रंगे वाले की ही बात की जा रही है, तो 4 पार्ट हैव बीन टेकन आउट। तो ये इसका तरीका है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 3 9, तो ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। कितने भागों को रंगा गया है, तो ये 3 ही भाग हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, और यहाँ पे कितने भागों को रंगा गया है, तो 2। देखिए इसका तो एक तरीका हम शेडेड पोर्शन को ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेडेड वाले पोर्शन को ही मान के चल रहे हैं, अपना क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन एक तरीका इसका ये भी हो सकता था कि हम जो है शेडेड वाले को छोड़कर ये जो खाली वाला है उसको फ्रैक्शन लेकर चले, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन हम जो है शेडेड वाले को ही रेफरेंस मानकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। या फिर एक तरीका हो सकता था कि हम शेडेड वाले को ही छोड़ दें, क्योंकि ये भी तो फ्रैक्शन में ही मौजूद है, और इस खाली वाले को लेकर ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन सॉल्विंग की जाती है वो शेडेड वाले को लेकर ही की जाती है, तो हम भी उसको लेकर ही करेंगे। यहाँ पे 3 ही सर्किल है, तो ये हो जाएगा 3, और शेडेड पार्ट 1 है। फिर यहाँ पे सर्किल को गिनिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 हो गया। और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब कैसे जानेंगे कि ये इक्विवेलेंट में है कि नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। दूसरा यहाँ पे हमारा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
तो यह भी 1/3 हो गया, ये दोनों तो बराबर निकले। और तीसरा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये वह भी 1/3 हो गया। फिर ये 1/3 है ही, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 2/5 हो गया। तो ध्यान दीजिए ये सारे तो बराबर हो गए मगर वो बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये चारों तो बराबर हो गए, लेकिन कहता क्या है क्वेश्चन में, पांचों के बारे में पूछ रहा है कि ये पांचों फिगर जो दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट में है कि नहीं है, तो वैल्यू ही बराबर नहीं आई, मतलब कि ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है वो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। यानी सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन लिखिए और प्रत्येक रो से, यानी ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ये 1 2 3 4 5 है, प्रत्येक रो से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं ए नंबर का। तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2 भाग में बटा हुआ है, एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड है तो शेडेड वाले को ही लेकर चलते हैं। दूसरा हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6, शेडेड वाले को भी नहीं है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। शेडेड वाले को ही रेफरेंस में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, तो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, शेडेड वाले को ही ले रहे हैं, खाली वाले को छोड़ रहे हैं। तीसरा पार्ट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना पार्ट रंगा हुआ है, तो 3 पार्ट रंगा हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिसमें कि ये डिवाइडेड है 9 इक्वल पार्ट, और कितने पार्ट लिए जा रहे हैं शेडेड के, तो 3 पार्ट लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट रंगे हुए हैं, तो 2। फिर इसको देखिए ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं और 3 पार्ट इसका रंगा हुआ है, तो ये तो पहला फ्रैक्शन निकल गया, पहला फ्रैक्शन ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कहता है फ्रैक्शन लिखिए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पिकअप कीजिए प्रत्येक रो से, तो ये पहले वाले का हो गया। तो अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो गया 2/3 हो गया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, ये 1/3 हो गया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, तो ये 1/4 हो गया। तो इसको अगर ओवरऑल लिखें तो पहले वाले का 1/2, दूसरे वाले का 2/3, तीसरे वाले का 1/3, चौथे वाले का 1/4 और लास्ट वाले का 3/4 हो गया। यानी ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी पांचों फिगर का जो है इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो सेम क्वांटिटी अब पता चलेगा कि वो रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले का सॉल्व कीजिए, तो बी नंबर का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कितने पार्ट हैं, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल पार्ट कितने हैं, तो एक कितने पार्टों में ये बटा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिगर 18 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। ध्यान दीजिए फिगर 18 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, तो टोटल पार्ट्स नीचे होगा, कितने पार्ट्स लिए जा रहे हैं यानी शेडिंग की गई है, तो उस पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 पार्ट को शेडिंग किया गया है, तो इसका फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, कितने पार्ट शेडिंग वाले लिए जा रहे हैं, तो ये 6/18 हो जाएगा। दूसरे पे ध्यान दीजिए, दूसरा फिगर है कितने पार्ट में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8, या फिर थोड़ा गैप यहाँ पे लेते हैं, ये हो जाएगा 8, और कितने पार्टों को रंगा गया है, तो 4 को। तीसरे फिगर को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। फिगर 16 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप फ्रैक्शन बनाते हैं तो जो दिया गया होल है या फिर ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपको उसका फ्रैक्शन निकालने बोले तो करना क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है कि नहीं। अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। इसलिए हम सबसे पहले इक्वल पार्ट को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये 16 पार्ट में है तो देखिए कि कितना रंगा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 भागों को लिया जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, यानी 16 में से अगर 4 हटा भी देंगे तो 12 ही बचेगा। अब इसको देखिए ये कितने में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी नीचे भी 6 तो ऊपर भी 6, यानी ये 12 भागों में बटा हुआ है। कितने पार्टों को रंग किया गया है, यानी न्यूमरेटर वाला बताता है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें कि जो कि होल में से लिए जा रहे हैं, दैट हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द होल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे 8 भाग मौजूद हैं। फिर आता है ये वाला फिगर, ये कितने भागों में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। तो ये कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। तो ये हो गया 16। और कितने भाग में कलरिंग की गई है, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 भागों में कलरिंग ही की गई है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। चलिए ठीक है, इसका फिगर कितना था, 5 फिगर था, इसका भी 5 फिगर है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पेयर अप करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे तो कोई पेयर अप होगा नहीं, सब अलग अलग वैल्यू है। सॉल्व कीजिए, ये 6 1 जा 6, ये 6 3 जा 18 हो गया, तो 1/3, ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8 हो गया, ये 2 6 जा 12, और सॉरी 2 से नहीं कटाते हैं, 4 से कटा देते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो क्या ये अब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके एक के अलावा कोई फैक्टर ना बचे, यानी एक के अलावा उसको और कोई डिवाइड ना कर पाए। तो अब देखिए 3 को भी तो अब एक ही डिवाइड कर पाएगा और 4 को भी अब एक ही डिवाइड कर पाएगा। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिवाइड कर पाएगा, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि इन दोनों के फैक्टर एक के अलावा नहीं है, दोनों का फैक्टर पूछा जा रहा है। तो अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखिए दोनों का फैक्टर एक ही है। 2 और 3 का कौन फैक्टर है, 2 का फैक्टर 2 1 हो जाएगा, 3 का फैक्टर 3 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों के फैक्टर 1 ही तो है, 1 ही तो अब दोनों को डिवाइड कर पाएगा, इसलिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ये 4/16 है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 1/4 आ गया, यानी ये हमारा जो दोनों क्वेश्चन था वो सॉल्व होकर आ गया। अब पेयरिंग करना है हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो देखिए इसके लिए हम अपना पेन चेंज करते हैं। तो ये 1/3 है, ये देखिए ये 1/3 है, और यहाँ पे भी ये 1/3 है। क्या इन दोनों की पेयरिंग नहीं होगी। चलिए इन दोनों को एक पेयर में कर लेते हैं, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यही बोला जा रहा था कि पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पेयर बनाइए, इसका जोड़ा बना दीजिए, पेयर में 2 होता है। तो ये कौन सा फिगर था हमारा, ये हमारा बी का पहला फिगर है, सॉरी ये ABCD था ना। तो हमने ABCD को यहाँ पे पूरा लिखा था और बी को पूरा यहाँ पे लिखा था। तो ये कितना हो 18 ये वाला था। तो इसकी पेयरिंग किसके साथ हो रही है, इसकी पेयरिंग इस तीसरे के साथ हो रही है, यानी इसकी पेयरिंग C के साथ हमारे साथ हो रही है। इसकी पेयरिंग ऊपर वाले के C के साथ हो रही है, 1 की पेयरिंग C के साथ हो रही है। ठीक है, अब हम इसी तरह से सबकी धीरे धीरे पेयरिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा है 1/2, ठीक है। 1/2 कौन है, 1/2 ये वाला है, 4/8 था तो ये 1/2 ये वाला है, और इसकी पेयरिंग किसके साथ हो रही है, A वाले के साथ, यानी इसकी पेयरिंग A के साथ हो रही है। यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/2 और 1/2 ये दोनों सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब कौन बचा, अब बचा 3/4। ये 3/4 कौन है, 3/4 ये है, 3 नंबर है ये 3/4, और इसकी पेयरिंग किसके साथ हो रही है, 1 2 3 4 5, ये 5 वाले के साथ हो रही है, यानी इसकी पेयरिंग ई के साथ हो रही है, इसकी सी के साथ, इसकी ए के साथ, इसकी ए के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और इसकी पेयरिंग हो गई 3/4 के साथ। तो ऐसे करके 3 सॉल्व हो गया। अब कौन बचा, अब बचा हमारे पास ये 2/3, और यहाँ पे है 2/3। तो 2/3 किसका है, 1 2 3 4, इसका है 2/3, और ये किसके साथ हो रहा है, इसके साथ, यानी इसकी पेयरिंग बी के साथ हो रही है। 2/3 इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे 2/3 बी की वैल्यू है, 4 नंबर की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा एक पेयर बन के आ गया, वो क्या है 2/3, यानी ये दोनों जो है बराबर है, सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी हो गया। अब लास्ट बचा 1/4। तो 1/4 किसका है, ये बी नंबर में, इसका है 1/4, और इसका कौन है, चौथा है, यानी इसकी पेयरिंग बी के साथ हो रही है। ये दोनों सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको भी लिख देते हैं कि 1/4 ये दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ए सी के बराबर है, 2 ए के बराबर है, 3 ई के बराबर है, 4 बी के बराबर है, और 5 डी के बराबर है। तो अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि यानी जो कि सेम ही क्वांटिटी को पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करने जान गए होंगे, यानी दोनों को ऊपर नीचे जो दिया हुआ है उसको एक ही टेबल से कटा दीजिए, कितने बार में वो आ रहा है उसको लिख दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है रिप्लेस बॉक्स, यानी कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर, यानी 2/7 दिया हुआ है, फिर इक्वल टू का साइन है, फिर 8 बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस बॉक्स में है क्या, यानी इस बॉक्स में सही में क्या होना चाहिए। तो देखिए, चूँकि ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा डील कर रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ, तो इसके लिए हम एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझेंगे। हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि हमको 8 यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसको x मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको बनाने का एक तरीका है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये बॉक्स दिया हुआ है तो हम अपने मन से x मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। इक्वल टू का साइन लगाइए, अब 7 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, याद रखिए x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इसका साइड चेंज करना पड़ेगा। तो साइड जैसे ही चेंज होगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था और ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28, यानी इस बॉक्स में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस बॉक्स में इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का कि यदि आपको इक्वल टू का साइन दिया हुआ है दोनों और फ्रैक्शन, यानी ये भी कब काम करेगा, आपके बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ रहे और आपके दोनों ओर जो है फ्रैक्शन दिया हुआ रहे, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक पूरा तरीका है आपको इसको सॉल्व करने का। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। केवल आपको इसमें LHS और RHS का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर कहता है कि ये 5/8 है और ये बराबर 10 है और नीचे में कुछ नहीं है, तो चलिए x मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ हो जाएगी। वैल्यू जब x की निकालनी है तो ये अभी LHS साइड में है 5, जब RHS में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा।
तो ये 10 × 8 और ये बाय 5 हो जाएगा। तो क्या अब हम इसे पूरी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, आप ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 10 × 8 कर दीजिएगा, तब आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 5 × 2 = 10 कर लेंगे और x की वैल्यू 2 × 8 यानी 16, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएगी। तो ये हमारा 16 हो गया। देखिए और भी, ये 5 10 हो रहा है और ये 8 16 हो रहा है, यानी 5 × 2 = 10, 8 × 2 = 16, मिलाइए 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28। ये कुछ इस तरीके से भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं अगर आप तरीका भूल जाएं तो। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और ऊपर में हमको नहीं दिया हुआ है, तो इसको x/20 कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ और पहले वाले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के न्यूमरेटर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 × x हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 5 × x बराबर 20 × 3 भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 3/5 हो जाएगा, 5 × 4 = 20 हो जाएगा और x बराबर 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। ये हो गया एक का आंसर 12 और दूसरे का आंसर हो गया 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। तो तरीका यही है कि हम जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/60 जो दिया हुआ है और ये हो जाएगा 15/x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी जो पहला फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ होगा और जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ होगा। तो ये हो जाएगा 45 × x और ये हो जाएगा 15 × 60। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, तो x यहाँ पे रहेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 15 × 60 और ये हो जाएगा 45। तो 5 के टेबल से इसको काटते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 1 0, 20 बार में हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी यहाँ पे x के जगह क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। और अब हमारे पास बस एक ई नंबर क्वेश्चन बचता है। ई नंबर क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ई नंबर क्वेश्चन है 18/24 और यहाँ पे = के साइन में x है और x/, ये कितना हो गया, 4। तो सेम ही रूल अप्लाई होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये हो जाएगा x × 24 और ये हो जाएगा 18 × 4, यही होगा ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में है, साइड जैसे ही चेंज होगा तो यह डिवाइड में चला जाएगा। तो 18/24/24 हो गया, यानी ये 24 24 कट गया और x के जगह पर खाली कितना बचा, तो 18 बचा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 18 हुई। तो ये तो था तरीका इसको सॉल्व करने का। अब हम आपको एक आइडिया बताते हैं कि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करके थोड़ा दूर करते हैं ताकि स्पेस मिल सके। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2/7, ठीक, और इधर है 8 बाय कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/7 अगर लिखा हुआ है तो उधर 8 आ रहा है, यानी क्या हुआ होगा जिससे कि ये 8 हो रहा है। या फिर आप इसे ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि जब
2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा। तो जब ये ऊपर 4 से मल्टीप्लाई है तो नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। तो ये एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तो सीधा से एक ही तरीका है जो हमने आपको पहले बताया, मगर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमको मालूम है कि जो फ्रैक्शन जिस डिजिट से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई का तरीका। या फिर एक तरीका आप इससे लगाइए कि जैसे हमारे पास ये 2/7 है और ये हमारे पास 8 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो 8 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 4 ही तो आंसर आता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, जिससे कि 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 28 होना चाहिए, तभी तो 28 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, 8 डिवाइडेड 4 2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई जब किया गया तो इस साइड काम किया गया, डिवाइड किया गया तो इस साइड काम किया। यानी कुछ इस तरह से, जैसे 8/28 है तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तभी तो 4 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 8 डिवाइडेड 7 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये देखिए ये भी एक तरीका है। तो 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, ये कुछ इस तरह से है। 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप इक्विवेलेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर अगर आपको इक्विवेलेंट ना भी दिया रहे तब तो एक तरीका यूनिवर्सल हमको पता ही है कि हम क्रॉस करेंगे और क्रॉस से तुरंत पता लगा लेंगे कि x की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन तो पूरा होता है, आप इस पूरे का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, यानी 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमको ढूंढना है। एक ही क्वेश्चन है नहीं, 4 क्वेश्चन है। खोजना किसका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 3/5 का। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पहले ही जान चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जो कि सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना है तो दिया गया फ्रैक्शन है उसको ऊपर को और नीचे को, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाइए सेम नंबर से। जैसे पहले बार में 2 से किए, फिर 3 4 5 6 7 करते जाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते जाएगा। ये तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का। तो यहाँ पे कहता है कि 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालिए हैविंग डिनोमिनेटर 20, यानी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, एकदम पिछला क्वेश्चन ही है ये, 3/5 दिया हुआ है, और इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। और लेकिन पूरा फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि उसका डिनोमिनेटर 20 है, तो डिनोमिनेटर नीचे में लिखाता है। और हमको पूछ क्या रहा है दूसरे भाषा में कि आप जो है इसका न्यूमरेटर बताइए। तो देखिए न्यूमरेटर कुछ नहीं है, x है, तो पिछला वाला चीज़ अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगी, 20 के साथ हो जाएगी, और 5 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 20, और x जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 3 जा 12 आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो है यह कौन सा फ्रैक्शन है, यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर 3/5 है जिसका डिनोमिनेटर 20 दिया हुआ है तो उसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या दोनों सेम वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो देखिए इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। क्या ये 3/5 बराबर 3/5 नहीं आया, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये तो हमको दिया ही गया था, बस हमने आपको एक बताने के लिए, एक आइडिया देने के लिए ऐसा किया। तो इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12/5। देखिए, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको 3/5 और 20 दिया हुआ है, इसको एक दूसरे तरीके से समझिए। जैसे ये तरीका तो हमारा सॉल्व हो गया,
और न्यूमरेटर यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको लिख देना है यहाँ पे कि पहले क्वेश्चन में ये हमारा न्यूमरेटर जो है 12 हो जाएगा और ओवरऑल फ्रैक्शन जो कितना है हमारा 3/5 12/20 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका समझिए, जैसे 3/5 आया है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमको दिया हुआ है 20। तो क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ये इक्विवेलेंट आया जाता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल है कि ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 4 जा 20 4 3 जा 12 ऐसे भी निकल जाएगा। ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस तरह से क्या ये तुरंत नहीं निकल गया? तो ये भी एक तरीका है इसको निकालने का। इसको भी हम सेलेक्ट करके अलग कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। फ्रैक्शन हमारा जो है 3/5 ही है और इस बार न्यूमरेटर 9 दिया हुआ है, ठीक है, यानी न्यूमरेटर 9 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। 3 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ, 5 की मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इस साइड में LHS साइड में मल्टीप्लिकेशन में, जैसे RS इसमें जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 9/3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 जा 15 हो जाएगी। यानी यह जो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 9 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5 और न्यूमरेटर 9 दिया हुआ ही था। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 15। यानी हमारा ओवरऑल जो आंसर है वो ये है, यानी न्यूमरेटर दिया गया था डिनोमिनेटर नहीं दिया गया था। तो 9/15 हो गया। अब इसको भी आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 3/5 हमारे पास है ही तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 9 है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा सीधे 15। तो क्या वैसे सॉल्व करें ऐसे सॉल्व करें तो आंसर हमारा सेम टू सेम आ गया। तो इस तरह से अब हम इसको इरेज करते हैं या फिर इसको भी सेलेक्ट करके इधर लेकर आ जाते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये यहाँ पे रख देते हैं। अब इसी तरह से हम C नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो वही है 3/5, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 30 है। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ इक्वल साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इक्वल टू रहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 30 है। तो चलिए इसको x मान लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में सुने होंगे, यही है। यानी इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन इसके डिनोमिनेटर के साथ, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन इसके न्यूमरेटर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 30 हो जाएगा और बराबर का साइन लगाइए और ये x × 5 हो जाएगा। अब जो है ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, जैसे ही साइड चेंज होगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 3 30/5 हो जाएगा। तो 5 6 जा 30 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 6 3 जा 18। तो क्या हमारा ये आंसर 18, यानी फ्रैक्शन कौन सा हो गया यहाँ पे वो देखिए कौन सा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है 3/5, डिनोमिनेटर 30 दिया हुआ है तो न्यूमरेटर इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए इसको भी एक दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आपस में मल्टीप्लाई करके हमें मिलते हैं, या फिर हम क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं, लेकिन डिवाइड वाला काम यहाँ हो नहीं रहा है तो हम मल्टीप्लाई वाले पर ही आएंगे। तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 30 हुआ है। तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो 6 3 जा 18। तो यहाँ पे भी तो हमारा x का वैल्यू 18 आ ही गया। तो इस तरह से हमारे ये सवाल सॉल्व हुआ करते हैं। अब इसी तरह से हम D नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं और आते हैं D नंबर क्वेश्चन पे। हमारे पास हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ ही है, फ्रैक्शन 3/5 है और न्यूमरेटर हमको कहता है 27, यानी कि डिनोमिनेटर हमको मानना पड़ेगा x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ ये इसके साथ,
यानी x मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। देखिए x मल्टीप्लाई 3 लिखिए या फिर 3 मल्टीप्लाई x लिखिए, रिजल्ट हमारा उतना ही आएगा। x को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा, और अगर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3x ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 27। तो अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है और साइड जैसे चेंज होगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये 3 9 जा 27 हो गया, तो x बराबर 9 5 जा 45 हो गया। यानी हमारा ये कौन सा फ्रैक्शन बन के आ गया, तो ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर 3/5, और न्यूमरेटर चूँकि 27 है तो डिनोमिनेटर इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 27/45। इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए जैसे यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये 3/5 था, ये हमारा 3/5 था और न्यूमरेटर 27 दिया हुआ था, तो ये किससे मल्टीप्लाई होकर 27 हुआ था 9 से, तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 9 5 जा 45, 3 9 जा 27। तो क्या हमारा फ्रैक्शन x की वैल्यू हमारे पास नहीं आ गई। तो हमारे पास जो है जो फ्रैक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो पहला 3/5 12/20, दूसरा भी हमारा यहाँ पे है 9/15, फिर 18/13 और ये फिर 27/45। अब इसको एक चीज़ और जानिए, चूँकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 3 जा 18, सॉरी 18 बार में किससे कटेगा ये 30 18, तो देखिए 6 5, हाँ ठीक है 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हुआ, क्या इस दोनों ने सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो यही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 5 6 जा 30 तो 6 5 जा 30, ठीक है 3/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9। बस पिछला वाला ही क्वेश्चन है। 36/48 के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ढूंढना है। तो 36/48 और न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, न्यूमरेटर इसका 9 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर x हो गया। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई x और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 48, यही होगा। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। LHS साइड में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो जब वो RHS में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 गुना 48, और चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवीजन में हो जाएगा। चलिए काटते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 12 आ गई। यानी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 36/48, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर 9 है तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 9/12 ही आएगा। देखिए 9 4 जा 30, ये इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 9/12 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए ये कितने बार में आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा, चलिए 9/12 तो यहाँ पे ही आ गया। देखिए यहीं पे 9/12 ही आ गया। तो क्या दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसको भी करेंगे, तो दोनों सेम क्वांटिटी को ही एक टाइम पे जाकर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि वही फ्रैक्शन है 36/48 ही है, लेकिन यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 4 हो गया और यहाँ पे इसका न्यूमरेटर दिया हुआ नहीं है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, या फिर ये तीर उधर जाए या फिर ये तीर इधर आए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे एक ही आएंगे। तो ये हो गया x गुना 48 और ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 4। तो x बराबर कितना होगा, 48 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज होगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये 36 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यह 48 हो जाएगा।
तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी हमारा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या है, 36/48 और ये हो गया 3/4। अब जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ओवरऑल 3/4 ही हो जाएगा 36/48 का। जैसे 9/12 तक तो किया, तो और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 बराबर 3/4। तो यही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू दोनों की बराबर होती है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। 6 नंबर में हमको चेक करने के लिए बोला जा रहा है। बोला क्या जा रहा है कि चेक विदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। तो चेक करके बताइए कि आपके पास जो दिए गए फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का वही तरीका है जो हम पिछले बार से करते आ रहे हैं। कहता क्या है कि जैसे 5/9 है और ये हमारे पास 30/54 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने का तरीका ये है कि पहले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, या फिर पहले ही फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यानी पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा तो मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो हमने तो दोनों को लिख लिया है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, हाथ में दो, 5 5 जा 25, 26, 27, ये तो बराबर, ये 270 आया और ये भी 270 आया। तो इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन हमारा बराबर हो गया, मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, यानी ये वाला हमारा इक्विवेलेंट निकला। यदि ऐसा करने पर प्रोडक्ट बराबर नहीं आए तो मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और प्रोडक्ट बराबर हो जाए तो मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, और अगर नहीं आए तो मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। ये तो पहला सॉल्व हो गया, यह तो इक्विवेलेंट निकला। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा है 3/10। चलिए, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, उसे क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस कीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई पहले 50 कर दीजिए और फिर 10 मल्टीप्लाई कॉमा देके 12 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 150 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो क्या इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट इसके डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर आया? नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि 150 नॉट इक्वल टू 120 है, मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। हमको यही बताना है कि इसमें से इक्विवेलेंट कौन है, ये तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो बी नंबर हमारा इक्विवेलेंट, तो एक सेकेंड, तो मतलब कि बी नंबर हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे रखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन को, कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। वो है 7 बाय, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यदि दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो गया तो इक्विवेलेंट होगा। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 सती कितना हो गया, 77 हो गया, और ये 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 1 6 हो गया। तो क्या ये बराबर आया? नहीं आया, यानी कि ये फ्रैक्शन भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। तो खाली कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? तो मात्र ए नंबर फ्रैक्शन ही इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हो रहा है, लेकिन बाद बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर नहीं हो रहा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी दिए गए फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहेंगे कि कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तब कहेंगे जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक के अलावा कोई फैक्टर न हो, यानी अब उसे सिर्फ एक ही डिवाइड करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, है क्या कि आपके पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है 48/60, तो आप क्या कीजिए दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, पहले दोनों का फैक्टर लिखिए, फिर दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालिए और उस कॉमन फैक्टर से जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो आंसर आएगा वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन ये तो एक तरीका है, अब इसका दूसरा तरीका जानिए कि आपको टेबल तो पता ही होगा। जैसे कि हमारे पास पहला क्या है 48/60, तो हम तो टेबल जानते ही है, धीरे धीरे इसको कटाते जाएंगे और तब तक कटाते जाएंगे जब तक ये किसी के टेबल में आना बंद ना कर दे, तो वो भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे देखिए 2 के टेबल में दोनों आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 48/60 का 4/5। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? अब इसका कोई फैक्टर है एक के अलावा, इन दोनों को अब एक ही तो डिवाइड कर पाएगा। अब कौन डिवाइड कर पाएगा? इन दोनों को अब केवल एक ही डिवाइड कर पाएगा, दोनों को। अगर एक की बात करें तो 4 को तो 4 भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा। 5 की बात करें तो 5 को 5 भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा। लेकिन कहता क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो अब तो एक ही इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, तो इसीलिए अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। तो ये है एक तरीका इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब आते हैं बी नंबर पर, क्योंकि हम ऐसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम पहले से जानते हैं। देखिए 0 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/2। अब इन दोनों को क्या कोई और टेबल में आ रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म को और ऐसे समझिए कि अब ये और ना कटे, अब ये दोनों क्या किसी और के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच चुका है। 5 अपने टेबल में आएगा, 2 अपने टेबल में आएगा, लेकिन दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तीसरा क्वेश्चन है 84/98, दोनों 2 के टेबल में आएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो आंसर हो गया 6/7। क्या ये दोनों अब किसी के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। डी नंबर है 12/52, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3/13 आ गया। अब क्या इसके एक के अलावा कोई फैक्टर है? क्या अब ये किसी और के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, तो इसका आंसर 3/13 हो जाएगा। फिर आते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे, तो ई नंबर क्वेश्चन है 7/28, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 1/4। अब ये किसके टेबल में आएगा? यानी ये अब जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को आपको एक और चीज़ से ध्यान में रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म इसका तब हम कह देंगे जब ये किसी और के टेबल में दोनों ना आए। तो ये था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम, तो हम अपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है रमेश हैड 20 पेंसिल्स, यानी किसी बच्चे की बात हो रही है जिसके पास 20 पेंसिल है। शीलू किसी लड़की की बात हो रही है जिसके पास 50 पेंसिल है, और जमाल के पास 80 पेंसिल है। आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर लिए, यानी 10 पेंसिल ख़त्म कर लिए। शीलू ने 25 पेंसिल खर्च कर लिए और जमाल ने 40 पेंसिल खर्च कर लिए, तो व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप, यानी उसने टोटल का कितना भाग यूज़ किया।
फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट रिप्रेजेंटिंग होल, यानी कोई पूरी चीज़ है उसके भाग को ये बताता है, जिसमें फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर वाले को ऊपर, डिनोमिनेटर वाले को नीचे, यानी जो टोटल होता है वो नीचे लिखाता है और जो भाग की हम बात करते हैं वो ऊपर लिखाता है, ये फ्रैक्शन होता है। तो कहता है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज, यानी प्रत्येक ने कितना भाग पूरे का यूज़ किया, इसका मतलब यही है कि पूरे का कितना भाग यूज़ किया है। तो देखिए रमेश के पास 20 पेंसिल थे ही, यानी रमेश की अगर बात करें, ठीक है, तो टोटल उसके पास कितना था, 20 ही पेंसिल थी, तो टोटल वाला नीचे लिखाता है। और रमेश ने 4 महीने के बाद 10 पेंसिल खर्चा कर दिया, तो ये 10 हो गया। यानी कि फिर से समझिए कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ रीजन, यानी कोई रीजन है उसका एक भाग बताता है, जो नीचे लिखाता है वो बताता है कि टोटल कितने थे, यानी जो होल है आपका वो कितने पार्ट में डिवाइडेड था। तो यहाँ पे डिवाइडेड की बात तो हो नहीं रही है, टोटल की बात हो रही है, यानी वो जो है होल क्या हो सकता है, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो टोटल पार्ट कितने थे, टोटल कितने थे, तो 20 थे। कितना खर्च कर लिया, यानी कितना हमको, यानी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कितने पार्ट को लिया जा रहा है, यानी कितने लेके उसने खर्च कर लिए, तो उसने 10 लेके खर्च कर लिए जो ऊपर लिखाएगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, ये कट के 1/2 हो जाएगा, यानी रमेश के यूज़ करने का फ्रैक्शन इतना था, यानी 2 में से 1। अब शीलू के पास 50 थे, अब देखिए शीलू का निकालते हैं। शीलू के पास टोटल 50 पेंसिल थे और उसने 25 पेंसिल खर्च कर लिए, तो टोटल नीचे लिखाएगा जितने हमको चाहिए, जितने हम जो पार्ट हम लिए जा रहे हैं उसके लिए 25। तो ये 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 5 5 10, 2 2 4 1 5, तो इसने भी 1/2 यूज़ कर लिया। फिर पूछता है जमाल का, जमाल के पास 80 पेंसिल थी, तो टोटल पेंसिल उसके पास कितनी थी, तो 80 थी, और उसने खर्च कर लिए 40 पेंसिल। तो देखिए ये हो गया 40, 0 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी सभी बच्चों ने पूरे पेंसिल का कितना कितना भाग यूज़ कर लिया है, तो सबने हाफ हाफ भाग यूज़ किया है, 1 हाफ 1 हाफ 1 हाफ, इसको क्या पढ़ेंगे 1 हाफ 1 हाफ 1 हाफ। तो कहता है चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ अ पेंसिल, यानी चेक करके बताइए कि क्या प्रत्येक ने इक्वल पेंसिल भाग ही यूज़ किया है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबका ये जो है 1/2 ही आ रहा है, यानी सब ने इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल ही यूज़ किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, यही हमको बोला जा रहा था, और तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं आगे। अगला कहता है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट 2 मोर फॉर ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच कीजिए और 2 और ज़्यादा फ्रैक्शन जो है लिख भी दीजिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ पे कैसे है क्वेश्चन, 1 2 3 है, ABC है, 4 5 है, DE है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देख के कैसे बताएंगे। तो क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको रहने देंगे और जो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो समझ जाएंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से। देखिए पहला वाला क्या है, पहला क्वेश्चन है 250 और उसके नीचे 400, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 0 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, यानी ये कितना हो गया 5/8 हो गया। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या अब ये किसी और टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब अपने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्या ये दोनों किसी और के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये D नंबर से मैच कर रहा है। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, D नंबर से मैच कर रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी वैल्यू भी 5/8 होगी, उसकी वैल्यू भी 5/8 है। अब कीजिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है 180/100, ठीक है, इसको भी सॉल्व कीजिए। काटिए, 2 9 जा 80,
2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। 9/5 कहाँ है, 9/5 180/200 है, सॉरी 180/200 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। ये है 180/200, तो ये 0 0 कटा, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा, 9/10। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, क्यों, क्योंकि अब ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आएगा, या फिर अब इन दोनों का एक ही फैक्टर बचा जो कि है 1, 1 ही अब इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। तो 9/10 ई नंबर में है, यानी 2 नंबर का आंसर ई हो जाएगा। देखिए मैच द फॉलोइंग बनाने का तरीका क्या है कि जैसे आपने इसको लिखा तो आपको मैच नहीं करना है, बस इसके सामने में इसका आंसर लिख देना है। अब इसी तरह से हम इसका तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर है 660, ये देखिए 660/990, यही है। तो ये 0 0 कटा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो इसका कितना हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 हो गया। 2/3 कहाँ पे है, तो 2/3 ए नंबर पर है, तो ये जो हमारा ए नंबर इसका हो गया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 180 और 360, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 0 0 कट गया, 2 9 जा 18 और 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये कितना हो गया, 3/6 हो गया। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये ओवरऑल 1/2 हो गया। तो 1/2 कहाँ पे है, तो देखिए 1/2 यहाँ पे है। तो 5 नंबर में किसका इक्विवेलेंट है, ये 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 180/60, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास बचा लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 220/550, 0 0 कटा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, तो ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, तो अब ये सिर्फ 2/5 ये बचा बी नंबर, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इसका ए बी सी डी ई। तो इस तरह से जो है इसको मैच द फॉलोइंग हमने कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ और बोली जा रही है कि आप जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच भी कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, 5/8 है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसी का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा हम करते जाएंगे नंबर बढ़ा बढ़ा के, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते जाएगा। तो देखिए 5/8 से शुरू करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, तो 5/8 तो है ही, इन दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, फिर इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3, 8 × 3, तो 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। अब जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 5 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो आपके पास सारा जो है 5/8 ही आते जाएगा, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा पहले वाले का सॉल्व हो गया। इसके 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हो गए, 10/16 और 15/24। देखिए दोनों को सॉल्व कीजिए, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/8 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 8 जा 24, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। ये तो पहले का निकला, दूसरा है 9/10। ये देखिए 9/10 का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आप नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएगा। आप चाहे तो 3 से भी शुरू कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, 6 7 8। हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं छोटे से बड़े की ओर, ताकि मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो।
आप जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करें तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते जाएगा। जैसे पहला नंबर हमारा हो गया 9 2 जा 18 और 10 2 जा 20। हम चाहें तो इसके बाद 7 8 9 10 भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 लें। अगर 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे तो वो भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये 9 हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये 10 है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 10 3 जा 30। तो यहाँ पे हमारा इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/10 का 18/20 हो गया, दूसरा जो है 27/30 हो गया। आप चाहें तो दूसरा नंबर भी ले सकते थे, यहाँ पे 4 ले सकते थे, यहाँ पे 6 ले सकते थे। बस शर्त इतना है कि नीचे ऊपर जो है सेम नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक साथ ही ले सकते हैं, पहले 2 3 4 नहीं। अगर आप डायरेक्ट इसे 7 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो वो भी इक्विवेलेंट ही होगा। अगर डायरेक्ट यहाँ 15 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी इक्विवेलेंट ही होगा। तो अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा था हमारा 2/3, तो इसका 2 इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। तो जैसे 2/3 है तो इसको पहले क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 2 जा 16 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। और अगर दूसरा इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया। तो क्या कोई अंतर है? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6 2 जा 12 6 3 जा 18, इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर आप चाहें तो 8 से भी मल्टीप्लाई कर दे, 12 से भी मल्टीप्लाई कर दे, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते रहेगा। तो 3 नंबर तक का हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाकी बचे हैं यहाँ पे 2 और फ्रैक्शन, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बाकी चौथा नंबर बचा 1/2। तो इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 1/2 है तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया इसका। अब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 1 गुना 3 कर दीजिए, 2 गुना 3 कर दीजिए, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। इसके भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गए। वैल्यू उतनी होगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास लास्ट वाला बचा 2/5। तो 2/5 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2/5 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से, और इसको भी 2 से, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पे लीजिए 5 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 4/10, वैल्यू उतनी ही होगी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गए। और आप इस पूरे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।